तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते या पढ़ते हैं, इंटरव्यूज। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसका एक 130 साल पुराना बेहद दिलचस्प पैराडॉक्स है। एक तरफ तो ये सच्चाई जानने का हमारा सबसे बड़ा स्रोत है, पर दूसरी तरफ जिनके इंटरव्यू लिए जाते हैं वो अक्सर इस प्रोसेस से सख्त नफरत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस नफरत को गहराई से समझने के लिए जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। मशहूर लेखक सॉल बेलो ने इंटरव्यू को एकदम शॉकिंग तरीके से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देना ऐसा है जैसे किसी ने आपकी सांस की नाली यानी विंड पाइप पर अंगूठे से दबाकर निशान छोड़ दिए हों। लिटरल दम घुटने वाली फीलिंग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिस्ट्री के कितने ही दिग्गज लोग इंटरव्यू देने के ख्याल से ही कितना चिढ़ते थे। तो बेसिक क्लैश क्या है? यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट सोच टकरा रही हैं। एक तरफ जर्नलिज्म का ये दावा कि इंटरव्यू एक आला दर्जे की कला है, सच्चाई बाहर लाने का सबसे बेस्ट तरीका, और दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज का ये मानना कि भाई ये उनकी पर्सनल लाइफ में एक बेवजह का दखल है, एक बुरी तरह का हमला है, एकदम आर पार की लड़ाई है ये। और वैसे ये गुस्सा कोई आजकल का नहीं है। एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर लुइस कैरल को ही देख लीजिए। उन्हें इंटरव्यू लेने वालों से लिटरली खौफ आता था। वो लगातार ऑटोग्राफ मांगने वालों को दूर से ही भगा देते थे। उन्हें अपने आसपास भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, बल्कि सच कहूं तो जर्नलिस्ट्स और इंटरव्यूअर्स की बोलती बंद करने में उन्हें एक अलग ही लेवल का मजा और सुकून मिलता था। फिर आते हैं नोबेल प्राइज विनर वीएस नाइपॉल। इनका डर तो और भी गहरा और थोड़ा फिलोसॉफिकल था। उनका मानना था कि इंटरव्यूज लोगों को घायल कर देते हैं और वो अपने वजूद का एक हिस्सा खो देते हैं। ये सुनने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कुछ पुरानी कल्चर्स में लोग मानते थे ना कि किसी की फोटो खींचने का मतलब है उसकी आत्मा चुरा लेना। नाइपॉल के हिसाब से इंटरव्यू देना भी अपनी आत्मा का एक टुकड़ा गवा देने जैसा था। और नाराजगी यहाँ भी खत्म नहीं होती। रुडयार्ड किपलिंग ने तो 1892 की अपनी डायरी में इस पूरी प्रैक्टिस को सीधा एक अपराध, एक क्राइम ही घोषित कर दिया। उन्होंने इसे कायरपूर्ण और नीच हरकत बताया। उनकी पत्नी ने तो यहाँ तक लिखा कि कैसे बॉस्टन के 2 रिपोर्टर्स ने उनका पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार आयरनी है। खुद किपलिंग ने कुछ साल पहले मार्क ट्वेन पर कुछ इसी तरह का हमला किया था, यानी उनका इंटरव्यू लिया था। है ना हैरान करने वाली बात? अब जरा इस विजुअल मेटाफर को देखिए। रिपोर्टर्स और पत्रकारों की भीड़ अक्सर इन फ्लेमिंगोज के झुंड की तरह लगती है, जो किसी सेलिब्रिटी को घेरे रहते हैं। पर एक सच्चाई ये भी है कि इन सारी कंप्लेंट्स और नफरत के बावजूद इस माध्यम में आज भी एक अनोखी ताकत और प्रभाव है। आज हमारी दुनिया की सबसे एक्यूरेट जानकारियां एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान से पूछे गए सवालों से ही तो आती हैं। इस पावर को तो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब कोई बड़ा स्कॉलर इस फॉर्मेट से भागने के बजाय इसे खुले दिल से अपनाता है। आइए इस ऐतिहासिक नफरत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक मास्टर क्लास केस स्टडी देखते हैं। हम बात कर रहे हैं द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन और मशहूर प्रोफेसर उम्बार्टो इको के बीच हुए एक लाजवाब इंटरव्यू की। सेक्शन 1, एक प्रोफेसर जो रविवार को नॉवेल लिखता है। तो मिलिए उम्बर्टो इको से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में सेमियोटिक्स और मिडीवल एस्थेटिक्स के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1980 में अचानक एक ऐसी इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम हासिल की जिसने सबको हैरान कर दिया। एको की इस बेहिसाब सफलता के पीछे एक बहुत ही ब्रिलियंट फिलॉसफी थी जिसे उन्होंने नाम दिया इंटरस्टिसेस। अब ये क्या है? उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में और हमारी जिंदगी में बहुत सारी खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेसेस हैं। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। अगर आप एटम्स की बीच की सारी खाली जगह निकाल दें तो ये पूरा ब्रह्मांड एक मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। और ठीक वही खाली जगह, वही इंटरस्टिसेस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती हैं। लेकिन इको सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने इन खाली जगहों का एकदम प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मज़ेदार पर बिल्कुल सच्ची बात बताई। उन्होंने कहा कि फर्ज कीजिए आप उनसे मिलने उनके घर एलिवेटर से आ रहे हैं, तो जब तक आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पहुंचेंगे, उस छोटे से इंतजार के वक्त में उस इंटरस्पेस में वो एक पूरा आर्टिकल लिख डालते हैं। वक्त की एक एक बूंद का ऐसा इस्तेमाल वाकई कमाल है।
उनकी सफलता की एक और वजह थी उनका लिखने का अनोखा अंदाज। जब इको सिर्फ 22 साल के थे और अपना पहला डॉक्टरल डिसर्टेशन प्रेजेंट कर रहे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरे स्कॉलर्स की तरह उस ड्राई, बोरिंग स्टाइल में नहीं लिखेंगे। उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च को एक कहानी की तरह लिखा, जिसमें उनकी स्ट्रगल्स, उनके ट्रायल और एरर्स सब शामिल थे। एक नैरेटिव एस्पेक्ट रखा, और इसी कहानी सुनाने के तरीके ने उन्हें आगे चलकर 50 साल की उम्र में अचानक नॉवेल लिखने की दिशा में पुश किया। इतने बड़े और मशहूर नॉवेलिस्ट बनने के बाद भी इको अपनी पहचान को लेकर एकदम क्लियर थे। वो फर्मली मानते थे कि वो पहले एक एकेडमिक स्कॉलर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। वो किसी राइटर्स मीटअप या पेन क्लब्स में जाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होते थे। उनका फॉर्मूला सिंपल था, मैं एक प्रोफेसर हूं जो बस अपनी फुर्सत में यानी संडेज को फिक्शन लिखता है। और देखिए, यही चीज उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती थी। यहाँ एक बार फिर उन फ्लेमिंगोज को याद कीजिए। इको वाकई अपने बाकी साथियों से अलग थे। जैसे उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, रोलैंड बार्थ्स, जो जिंदगी भर इस बात से परेशान रहे कि वो सिर्फ एक एसेस्ट बनकर रह गए और कभी क्रिएटिव फिक्शन लिखने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। पर इको, उन्होंने बिना किसी दबाव के बस एक दिन नॉवेल लिखना स्टार्ट किया और पूरे फ्लॉक से, पूरी भीड़ से बिल्कुल अलग अपनी जगह बना ली। सेक्शन 2, एक रहस्यमयी सफलता। अब बात करते हैं उनके उस नॉवेल की जिसने दुनिया हिला दी, द नेम ऑफ द रोज। ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड मैसिव हिट था। और ध्यान रहे, ये कोई आम कहानी नहीं थी, बल्कि मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडीवियल हिस्ट्री जैसे सीरियस टॉपिक से भरी एक किताब थी। बेस्ट सेलर बनने की तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। अब आप इस विजुअल को देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। इको के अमेरिकन पब्लिशर्स को लगता था कि जहां लोगों ने कभी पुराने चर्च नहीं देखे, जिन्हें लैटिन नहीं आती, वहां ऐसी मुश्किल किताब कौन पढ़ेगा। उन्होंने शुरू में सिर्फ 3000 कॉपीज का एडवांस दिया, पर जैसा कि आप इस मैसिव गैप को देख सकते हैं, सिर्फ अमेरिका में ही 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गई। पब्लिशर का अनुमान लिटरली जमीन पर आ गिरा। और अगर हम दुनिया भर की बात करें, तो ये नंबर 10 से 15 मिलियन यानी 1 से 1.5 करोड़ कॉपीज तक पहुंच गया। एलिको ने खुद इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया में लगभग 6 अरब लोग हैं, और उन्होंने इस नॉवेल के जरिए उनमें से एक छोटे पर बेहद खास हिस्से तक अपनी पहुंच बनाई। ये क्लियरली प्रूव करता है कि दुनिया में सच में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसे चुनौतीपूर्ण और दिमाग लगाने वाली कहानियां पढ़ने का शौक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इको हमेशा सीरियस जोन में ही रहते थे। उन्होंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग और रिलेटेबल कन्फेशन किया। उन्होंने माना कि रात 9 बजे डिनर के बाद रिलैक्स करने के लिए वो भी मायामी वाइस या इमरजेंसी रूम जैसे आम टीवी शोज देखते हैं। लोगों को इजी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, पर उन्होंने एक बड़ी खास लाइन ऐड की, बट नॉट ऑल डे, यानी पूरा दिन नहीं। दर्शकों को डेफिनेटली मुश्किल टेक्स्ट्स और आसान मनोरंजन दोनों की जरूरत होती है, बस वक्त अलग अलग होता है। अब अगर हम थोड़ा इस ट्रांसक्रिप्ट की मैकेनिक्स पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि एक अच्छा इंटरव्यू कितना सीमलेसली फ्लो करता है। इसमें मुख्यतः 2 टेक्निकल चीजें काम आती हैं, डिस्कोर्स लिंकर्स और प्रेपरेटरी सिग्नलर्स। बेसिकली ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो एक टॉपिक को दूसरे से एकदम स्मूथ तरीके से जोड़ते हैं, बिना पढ़ने वाले का फ्लो तोड़े। यही एक बेहतरीन बातचीत की पहचान है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को बाइंड अप करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे लोग पहले इतना चिढ़ते थे, उसी के जरिए हमें उम्बर्टो इको जैसी ब्रिलियंट शख्सियत और उनके इंटरस्टिस कॉन्सेप्ट को समझने का मौका मिला। जरा सोचिए, अगर हम सब भी अपनी जिंदगी की उन खाली जगहों को पहचान लें, तो ऐसी कितनी ही एलिवेटर वेट्स या छोटे छोटे ब्रेक्स में से न जाने कितने नए विचार और मास्टरपीसेस निकल सकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।